बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है असद तूर साहब। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत है इस्लामाबाद, इस वक्त यहाँ पर बेशुमार अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और क्या इनका हकीकत से ताल्लुक़ है कि नहीं। इमरान खान साहब की के साथ जो उनके रिहाई के मामलात थे उसको भी यहाँ पर बेशुमार उनके हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। और फिर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिसमें आइन का आर्टिकल 243 NFC अवार्ड और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट किया है और कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने हमसे मदद मांगी है और CC का इजलास उन्होंने बुलाने के हवाले से बात किया कि अगले हफ्ते हम CC का इजलास बुलाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इसमें कोई इनकार की गुंजाइश बाकी रहेगी या नहीं रहेगी। हम असद तूर साहब से पूछेंगे क्या वो जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि मैंने जहरीले सांप के दांत निकाल दिए हैं, और क्या वो अब दांत दोबारा फिट करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें असद तूर साहब से पूछेंगे। असद तूर साहब, बताइए पहले ये 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि इसमें आइन का आर्टिकल 243 आपका NFC अवार्ड, बहबूद आबादी, सूबाई खुद मुख्तारी तालीम, और फिर बिलखसूस जो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात वो पहले ही ऐसे थे, और मौजूदा रजीम में जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो महज एक रबड़ स्टैंप के। तो अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट ने सारे निज़ाम का कंट्रोल कर लिया अब उन्होंने, अब वो उसको कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं और उसी के लिए अब ये 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। और जो अनफिनिश्ड एजेंडा है 26th अमेंडमेंट का, एक तो वो आ रहा है इसमें, और उसके अलावा जो सदर का इख्तियार है 243 वाला, जिसके ज़रिए वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सर्विसेज चीफ का तकर्रुर करता है, जिसमें आर्मी चीफ होता है, फ़ज़ाइया का चीफ होता है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, और उनके तनख्वाह और मरात भी सदर तय करता है। अच्छा, जब उनका तकर्रुर करता है तो इस जो आइन की शिक है, इसमें जो तरमीम है वो जाहिर करती है कि अब जो सिविलियंस के पास रही सही आप कह लें भी वो थे ना, वो थे, वो हम सुनते थे ना एक मुहावरा, वो एक टाइम वो फिल्म का शायद नाम भी था कि दुल्हन एक रात की। तो इधर प्राइम मिनिस्टर एक रात का होता है। अच्छा, जिस दिन उसने आर्मी चीफ का तकर्रुर करना था, बाकी तो बेचारा सारा दिन आप शबाशी साहब को देख ही रहे हैं, लेले की तरह फिर रहे होते हैं, तो वही होता है। तो वो अगर अब ये भी जो एक रात का वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, अगर वो भी नहीं जाना उसने, तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम आने जा रहा है। और बस, लेकिन मसला यह है कि इस दफ़ा वो सिस्टम वो एक रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट के जरिए ला रहे हैं, और उनको शायद मेरे अजीज हमवतनों की तकरीर भी नहीं करना पड़ रही, लेकिन वो सिस्टम इन प्लेस। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि आइन का आर्टिकल 200, जिसमें पहले ये था कि जी किसी एक जज की अगर तबादला करना है तो जिस हाई कोर्ट में वो जज लाया जा रहा है उसके चीफ जस्टिस से उसकी रजामंदी, कंसेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कंसेंट, जिस हाई कोर्ट से उसको लाया जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वो भी ख़त्म किया जा रहा है। ये देखिए, ये खुसूसी तौर पे आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के लिए जो टाउटी पर नहीं मादा हुए, जिन्होंने आइन, कानून और अदलिया की आज़ादी के लिए मुज़ाहमत जारी रखी हुई है। तो उनको तरह तरीके से पहले निशाना बनाते रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीलियाँ करके, कभी किसी को काम से रोकने का गैर आइनी और गैर कानूनी ऑर्डर पास करके, कभी जुडिशल काउंसिल में प्रॉक्सी कंप्लेंट्स के जरिए कंप्लेंट्स करवा के, कभी डिग्रियाँ मनसूख करवा के, तो सब कुछ किया है, लेकिन वो फिर भी हथियार नहीं डाल रहे। तो फिर अब उनको उनसे इस्तीफ़ा लेने का एक नया जो तरीका होगा वो ये होगा कि उनकी अब ये रजामंदी की ऑप्शन ख़त्म कर दी जाएगी कि उस जज से आपने रजामंदी लेनी होती है कि हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको एक SHO या ASI की तरह राजनपुर और वो तुरबत और जिसे कहते हैं थर और इधर उधर इन जगहों पर अब उनको फेंका जाएगा। और जाहिर बात है, आपने अपने व्लॉग में ये कहा जी कि मैंने आपका व्लॉग में सुन रहा था कि जब पाकिस्तान के आप जो शहरी हैं, 25 करोड़ आवाम है, फौरी तौर पर अदालत लगाना, चौक चौराहों में फौरी सज़ा का, ये क्या बात है? देखिए, ये जो वो एक वापस रिवाइज कर रहे हैं एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट,
और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब ये है कि वो अदलिया के मातहत नहीं होगा, वो हुकूमत के मातहत होगा। अच्छा। और उसके पास से इख्तियार होगा कि छोटे जो जराइम हैं उनका वो ट्रायल करके 2 साल तक की सजा सुना सकता है। अच्छा, अब छोटे जराइम में क्या वो डाल लेंगे, आपको एहतजाज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ठीक है, वो कहेंगे जी ये पकड़ा मैंने इसको करते हुए, ये जी फलां इसने तख्ती तोड़ी थी, हाँ या फलां इसने गाड़ी का साइड तोड़ी है जी, ठीक है, इसने फलां का शीशा तोड़ा है, हाँ। ठीक है, तो वो उधर ही कहेंगे, पुलिस ही गवाह बनेगी, वो कहेंगे अच्छा ये इसने किया है, इसकी सजा बनती है 1 साल अंदर भेज। अगर आप पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर हु करें तो उस पर भी सजा हो सकती है। बिल्कुल हो सही है, इससे तो कुछ भी हो जाएगा। फिर ये जो एनएफसी अवार्ड, अब देखिए पीपल्स पार्टी का जो क्रेडिट है वो हमेशा 2 चीज़ों पर, उनकी सियासत का अगर आप तारीख देखें, मुताला करें तो 2 चीज़ों के हवाले से उनकी सियासत उसके गिर्द घूमती है। एक तो 73 का आइन उन्होंने दिया, उसमें कोई 2 राय नहीं। भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए, उसमें कोई 2 राय नहीं। और जो 18वीं आइनी तरमीम दी बढ़ाई गई थी, इसका क्रेडिट वो लेती है। और क्या भुट्टो, बिलावल भुट्टो उसको उस पर रजामंद हो जाएंगे? देखें 26वीं आईनी तरमीम के तो सुबह खुद मुख्तारी कहाँ जाएगी फिर? 26वीं आईनी तरमीम के तो वो वकील बने हुए थे जी, ब्रूटली का लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने। और उसके बाद अगर आप अब देखें 27वीं आईनी तरमीम जो सी है, तो बुनियादी तौर पर जो इन्होंने 18वीं तरमीम की थी, हाँ, जिसको साबिक आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा कहते थे कि ये शेख मुजीब वाले 6 निकात हैं, तो फिर वो सबको पता है कि कौन ये सूबाई खुद मुख्तारी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, एनएफसी, इस सब से कौन नाला था। तो उन्होंने पहले इन लोगों के थोड़ा बहुत बाजू मरोड़ के उसको रिवर्स करवाना चाहा, ये सियासतदान नहीं माने। तो फिर अब उन्होंने मुकम्मल तौर पे एक फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली पार्लियामान लाए हैं, और अब वो उसके ज़रिए सर पे बंदूक रख के सब कुछ रिवर्स करवा रहे हैं कि करें आप। और वो ज़ाहिर बात है, आपने फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनी, आप कहाँ पे? यहाँ पर एक सवाल उठता है, असदुर साहब के सूबाई खुद मुख्तारी की इस तरह आपने बात की है, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला है, और सोहेल अफरीदी साहब इस वक्त जिस तरह की वो गवर्नेंस कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रहे हैं या अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी से पोशीदा नहीं है। तो ये अगर वो ख़त्म हो जाती है तो फिर तमाम फैसले फेडरल से किए जाएंगे और वो उनसे पूछा नहीं जाएगा। देखें, कोशिश तो यही है कि सोहेल अफरीदी साहब को जिस हद तक कर्टेल किया जाए, और अब देखते हैं कि ये जो सोहेल अफरीदी साहब के पास भी जो एजेंडा है उस पर अमल दरामद करने से उनको कैसे रोकते हैं। उनका एजेंडा तो मेरे नज़र में तो 1 पॉइंट एजेंडा है। वो कौन सा है? वो इमरान खान के लिए, इमरान खान की रिहाई के हवाले से। और फिर बिलखुसूस वो नवंबर में आपने कल एक किया था कि सोहेल अफरीदी साहब ने वो कुछ कौन से 4 काम किए हैं जो इमरान खान साहब ने उनके जिम्मे लगाए थे, और वो इनको खटक रहे हैं ताकतवर हल्कों को, जो काम उन्होंने 4 किए हैं। देखिए, सोहेल अफरीदी साहब की बेशक इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सोहेल अफरीदी को पता है कि वो इमरान खान की वजह इंतखाब क्यों है। एक कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नीचे नहीं लगना, उन्होंने कोर कमांडर को अपने दफ्तर बुलवाया जी। दूसरा इमरान खान का था कि पार्टी में तकसीम ख़त्म करनी है, वो उन्होंने ख़त्म कर दी, केपी की हद तक सारी उनके पीछे खड़ी हुई पार्टी, ठीक है। चौथा, कारकुनों का मोराल बूस्ट करना है, उन्होंने कर दिया। 5वां, अब एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होने, अब आपने लड़ना है, तो उसके लिए वो काबीना भी ऐसी ले आए हैं। अगर मुज़ाकरात का भी उनके पास ऑप्शन होता इमरान खान की तरफ से, तो फिर बैरिस्टर सैफ भी काबीना का हिस्सा होते। बैरिस्टर सैफ नहीं है काबीना का हिस्सा, तो इसका मतलब है कि सोहेल अफरीदी को पता है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते, तो मुझे वो शख्स नहीं रखना जो बैकडोर चैनल रब्ते कर सके। तो ये जो नवंबर में बिलखुसूस 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था, आप यहाँ मौजूद थे, मैंने देखा था कि आप बल्कि यहाँ मैं तो बिलू एरिया में था, लेकिन आप बहुत पीछे चले गए थे, वो चुंगी नंबर 26 से आप उसको कवरेज कर रहे थे। जो कुछ उस रात हुआ था 26 नवंबर को, क्या सोहेल अफरीदी उस पर चुप करके बैठेंगे या कहीं वो आगे? देखें, ये वो सोहेल अफरीदी का लिए अनफिनिश्ड एजेंडा है 26 नवंबर, ठीक है, जो अली अमीन गंडापुर से नई फिनिशिंग टच दिया जा सकेगा। अब ये सोहेल अफरीदी पे यहीं पे असल उनकी, जिसे कहते हैं ना, आप कहें कि इम्तिहान है कि वो अनफिनिश्ड एजेंडा
जो 26 नवंबर 2024 को पूरा नहीं हो सका, क्या सुहेल अफरीदी उसको फिनिशिंग टच देने के लिए दोबारा इस्लामाबाद आएंगे और आकर अपनी बात मनवा के जाएंगे? यही असल ट्रिक होगा, यही असल, जैसे कहते हैं आप तमाम की तमाम सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी इसी के गिर्द घूमनी है, इस 26 नवंबर के इस मामले के गिर्द। अच्छा ये बताइए कि एक कोशिश की गई, ये जो इमरान खान साहब से एक मुज़ाकरात करने के वाले से जाकर शाह महमूद कुरैशी साहब से और अपने एजाज चौधरी साहब से, उमर सरफराज चीमा साहब से, महमूद रशीद साहब से, एक वो जो लोग जाकर मिले जिनमें फवाद चौधरी साहब शामिल थे, जिनमें इमरान इस्माइल साहब शामिल थे, महमूद मौलवी साहब शामिल थे, ये कोशिश कर रहे थे कि मफाहमत करके, मुज़ाकरात करके, मुकालमा करके कोई रास्ता निकाला जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जवाब दिया कि सलमान राजा साहब भी जाकर उनसे मिले, उन्होंने जवाब दिया कि सलमान राजा साहब को कहा कि अगर जाकर आप इमरान खान साहब से ये जाकर मेरा पैगाम दे दें कि मैं आपके नज़रिए के साथ आपसे 2 कदम आगे बढ़कर खड़ा हूँ। ये किसके कहने, आपको क्या लगता है, ये खुद इन्होंने कोशिश की थी या कहीं से इन्हें पुशअप किया गया? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये खुद से कोशिश है। अचानक से इन लोगों का मुतहर्रिक हो जाना, इन लोगों को हॉस्पिटल में एक्सेस मिल जाना, बगैर इजाज़त के तो हॉस्पिटल के रूम में नहीं जा सकते थे, और वो रूम भी एक सब जेल होता है अगर आप कैदी हैं तो उस तक एक्सेस हो जाना, अचानक से इन 3 का लाहौर पहुंच के मुलाकात कर लेना, तो मेरा नहीं ख्याल जो खुद से मुतहर्रिक हुए हैं। मुझे लगता है कि ये मुतहर्रिक किए गए हैं। और फिर जो ये कह रहे हैं कि तसादुम नहीं, हम चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत से टेम्परेचर नीचे आए, पीटीआई को बिठाया जाए, इमरान खान को बाहर लाने की सूरत निकाली जाए, तो तसादुम इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही, ये लोग भी नहीं जा रहे, तो फिर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो कॉमन ग्राउंड है जिस पर ये लोग बाहर निकले हैं। मैं कम से कम नहीं हूँ कन्विंस्ड कि ये खुद से बाहर आए हैं। तो फिर जिस तरह वो कहा गया कि इमरान खान साहब, अच्छा फवाद चौधरी साहब ने बिलखुसूस इसका जिक्र किया टीवी प्रोग्राम में कि गवर्नमेंट एक स्टेप आगे बढ़े और पीटीआई एक स्टेप पीछे आए, वो स्टेप क्या है? गवर्नमेंट आगे बढ़े, पीटीआई पीछे आए, क्या इमरान खान साहब असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? वो इसी तरफ जा रहा है उनका? मेरे ख्याल में वो उनको ही लगता है कि गवर्नमेंट इमरान खान को कुछ रिलैक्सेशंस दे और डायलॉग शुरू करे, और जो पीटीआई है वो वक्ती तौर पे एहतजाज तर्क करके उस डायलॉग का हिस्सा बन के कोई सूरत निकाली जाए। लेकिन बात ये है यार, ये जितने मर्जी डायलॉग कर लें, मसला ये है इस निज़ाम के अंदर कि जो इमरान खान है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, और जो निज़ाम उनके जेल में रहने पर खड़ा हुआ है, तो निज़ाम ऐसी किसी भी मुज़ाकरात में डिलीवर नहीं करेगा जिसमें यह सूरत हाल निकले कि इमरान खान ने बाहर निकल आना है, क्योंकि इमरान खान के बाहर निकलने का मतलब ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर निज़ाम रखना है तो इमरान खान को जेल में भी रखना है। तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि अगर कोई भी किसी किस्म के मुज़ाकरात शुरू होने हैं, वो किस शराइत पर होंगे, किन कमिटमेंट्स के तहत इमरान खान बाहर आ सकेंगे। तो जो मर्जी कमिटमेंट्स कर लें, इमरान खान नहीं बाहर आएंगे। ये कम से कम मुझे क्लैरिटी है राजा, मैं ये डे 1 से कंसिस्टेंट हूँ जबकि इमरान खान जेल में, कि ये जेल से बाहर नहीं आएंगे, इनको बाहर निकालने के लिए जेल नहीं भेजा गया। ये बिल्कुल, आप अक्सर हमेशा मेरे व्लॉग में ये इस बात का जिक्र करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम उस जगह बैठे हुए हैं, इस जगह को आपने कब्रिस्तान कहा था, इस पर व्लॉग भी किया था, जो काजी फाइसा ने ये बनाकर गए थे। अदलिया का ये काम होता है जी। अपने असद तूर साहब, आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा मशहूर केस है राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। ये केस वो था, इंदिरा गांधी उस वक्त उसने इमरजेंसी लगाई हुई थी और बड़ी पावरफुल वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, और उसने अमेठी से अपना जो उसका अपाई हल्का है वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो राज नारायण जो उनके अपोजिट थे, उन्होंने अहमदाबाद हाई कोर्ट जो थी उसका, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसमें जाकर उन्होंने केस दायर कर दिया कि जी इसने वज़ीर-ए-आज़म ने जो इख्तियारात का तजावुज़ किया, फंड वगैरह, ये दूसरा तीसरा, वो उसे साबित किया। और अहमदाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी ने फौरी तौर पर आइन में ये तरमीम की जिसमें यह कहा कि सदर से कोई नहीं पूछ सकता, प्राइम मिनिस्टर से कोई नहीं पूछ सकता, स्पीकर से कोई नहीं पूछ सकता, डिप्टी स्पीकर से कोई नहीं पूछ सकता। वो ताकतवर थी, उसे बड़ा जोम था कि ये मैं काम किया। वो गई
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसे चैलेंज कर दिया गया। उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस वक्त, सॉरी, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी हेयरिंग पर उसे ये उठाकर बाहर फेंक दिया कि भाई ये तो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म आइन से बालातर हो? ये कैसे हो सकता है कि सदर आइन से बालातर हो? उसे कोई ना पूछे। तो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान है, मुझे ये बताएं 26वीं आईनी तरमीम का कोई फैसला नहीं हुआ, वो यहाँ पर समातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या कर रहे हैं इस सारे मामले में? पोलो खेल रहे हैं, पोलो खेल रहे हैं। पोलो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। तो नहीं तो कौम उनको 30 लाख पोलो खेलने के दे रही है। अच्छा। कौम ने उनको एक ब्लैक लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ पोलो खेलने के लिए दी है। अच्छा। कौम ने उनको सिक्योरिटी के डाले 10-20 पुलिस एहलकार, एलीट के लोग, रेंजर्स, कमांडोज, ये सब नहीं 40 से 50 पुलिस एहलकार जी हैं। वही ना कुल हाँ, मिला के हाँ। ये कौम ने उनको तमाम ये सिक्योरिटी पोलो खेलने के लिए दी है। अच्छा। ठीक है कि वो पोलो यकसुई से खेलें और गोल करके आए। हाँ। ठीक है, तो वो पोलो खेल रहे हैं तो अपन को खेलने दें। 28 नवंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन साहब रिटायर्ड हो रहे हैं। उधर आईनी अदालत की बातचीत चल रही है, 70 साल उम्र रखी गई है। क्या लग रहा है आपको? देखें, अब वो एक ऐसा मामला है, वहां पर मुझे कभी कभी लगता है कि इन जजेस में आपस में भी कोई लड़ाई ना हो जाए, तो उसके लिए तो सीवी सब उठा के फिर रहे हैं। हाँ। जैसे जमाल खान मंदोखेल भी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर भी, हाँ। सब सीवी लेके फिर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो देखें जिसको भी नवाजना होगा नवाज देंगे, लेकिन ये जितने अब इन्होंने फैसले दिए हैं, जैसे मोहम्मद अली मदर को रिवार्ड तो मिलेगा ना, उन्होंने जो जजेस की ट्रांसफर को इंडोर्स करके फिर मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी वो मुकर गए जी, उसका उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जिस तरह से हर जगह पर हुकूमत का साथ दिया है और अपनी अदालत का साथ नहीं दिया, आइन का साथ नहीं दिया, तो उनको भी रिवार्ड तो मिलना चाहिए, तो मिलेगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल, आपको पता है वो तो बेचारे बहुत बेचैन भी नजर आते हैं बेंच के जी जी जी। ठीक है, तो उनको भी रिवार्ड तो मिलेगा, तो रिवार्ड तो मिलना है। तो अब देखिए किस तरह जैसे काजी फाइज सब भी आ सकते हैं, मुमकिन है। उनकी ख्वाहिश तो होगी, लेकिन देखने वाली बात है कि उनका बोझ कितना और रियासत उठान जाएगी। ये थी नाज़रीन कुल मिलाकर जिस तरह मुझे एक असद तूर साहब का जुमला बड़ा पसंद आया, जो इन्होंने अपने पूरे विलाग में एक बोला है कि ये जो दुल्हन एक रात की जो उससे यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे एक रात के, अब उनसे वो भी इख्तियार छीना जा रहा है। वो एक रात का प्राइम मिनिस्टर क्या था? असद तूर साहब ने ये बताया कि जब वो समरी आती है 4-5 जनरलों की, तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करनी है, तो वो फ़कत एक रात का प्राइम मिनिस्टर था जहां उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना होता है, और वो भी इख्तियार अब छीना जा रहा है। और इख्तियार का सारा मंबा उस शख्सियत को बनाया जा रहा है जिसके बारे में अकील मलिक साहब ने बताया, जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, कि ये फील्ड मार्शल वाली बात कि कहीं इसको आईनी कवर अप देना है। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया था वजी साहब ने, जो ड्यूक एंकर हैं, कि क्या सिर्फ यही एक चीज़ को कवर देने, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मतलब इब्तदाई है ना, और भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये इब्तदाई है, उससे आगे और भी हो सकते हैं। मतलब कि आप तैयार हो जाए, आपने कोई बात नहीं करनी। जिस तरह असद तूर साहब ने बताया कि अगर आपने किसी गाड़ी के टायर से हवा निकाल दी, किसी गाड़ी के लकीर मार दी, या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई लफ्ज़ बोल दिया, वज़ीर आज़म के खिलाफ, सदर के खिलाफ, इवन किसी हवलदार के खिलाफ भी आपने लफ्ज़ बोल दिया, तो फिर चौक चौराहों में आपका एहतसाब होगा, आपको सजा दी जाएगी 2 साल की। तैयार हो जाए आप। अब आपको आपके साथ मिस्र जैसा कोई हो रहा है या इससे भी बदतर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? बदतर हो रहा है। मुझे और असद तूर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।